अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ों के हवाले से डिस्कशन तो आपका सर आसान से हो गया था, ऐसे ही है। और हम लोग जो टॉपिक अपना स्टार्ट ले रहे हैं वो है IS-16, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। IS-16 क्या फर्स्ट क्लास है? अच्छा जी, इस IAS का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, वो बच्चे जिन्होंने PRC 4 पढ़ा उन्होंने भी ये वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्कशन किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है, मेथड्स का डिस्कशन किया था। लेजर्स वगैरह हमने बनाए थे क्योंकि उस कोर्स का पार्ट था। अब यहाँ पे और PRC 4 में जो डिफरेंस आपको नजर आएगा, बेसिक्स तो अपनी जगह वहीं की वहीं रहेगी, बेसिक्स में कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी। समझे अगर IS-16 का 100% पोर्शन है तो PRC 4 के अंदर हमने समझे सिर्फ 15 to 20% एरिया कवर अप किया बस। अब जितना भी उसका बकिया एरिया है वो सारा का सारा इंशाल्लाह हम लोग FAR1 में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे बताइए, प्रॉपर्टी से आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? मतलब ये एसेट तो है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या? बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है जी। अच्छा जी, प्लांट के हवाले से आपके माइंड में क्या चीज आती है? मशीनरीज। अच्छा जी, और इक्विपमेंट के हवाले से इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह बोल दिए, तो क्या ये मशीनरी नहीं है? सर मशीनरी तो है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड बिल्डिंग, बड़ी आसान सी बात। प्लांट का मतलब यहाँ पे क्या है? लिखिएगा, ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी यूज्ड इन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। वो सारी मशीनरी जो कि इस्तेमाल हो रही होंगी किसमें? बोलिए। प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? प्लांट। अच्छा सर, अब बात आ रही है किसकी? इक्विपमेंट की। तो इक्विपमेंट से मुराद क्या? वो सारी मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, इक्विपमेंट। ठीक। तो अब देखो बेटा, मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीन। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट का मतलब क्या है? वो सारी मशीनरी जो कि इस्तेमाल होंगी किधर? बोलिए, प्रोडक्शन में। इक्विपमेंट से मुराद वो सारी मशीनरी जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होनी। तो लिखी हुई क्या बात? मशीनरी अदर देन प्रोडक्शन मशीनरी। ठीक हो गया। तो हमारे स्टैंडर्ड का नाम है क्या? IAS-16। ठीक, नंबर क्या है? IAS-16। इस स्टैंडर्ड का नंबर क्यों बोला है? नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर प्रॉपर्टी से मुराद आपने देख लिया, प्लांट से मुराद और इक्विपमेंट से मुराद, यानी कि हमने जो पहली लाइन थी उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश की। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें
तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर चीजें आनी क्या क्या है उसके बारे में एक आइडिया हम लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस स्टैंडर्ड के आने का पर्पस क्या है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। फिर देखेंगे ये जो स्टैंडर्ड है वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होने जाएगा, स्कोप। फिर हम देखेंगे इस स्टैंडर्ड में पीपीई की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डेफिनेशन का डिस्कशन होगा। फिर देखेंगे रिकग्निशन, फिर देखेंगे इनिशियल मेजरमेंट, फिर देखेंगे इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर इसमें आएगा डी रिकग्निशन, और फिर आएंगे क्या, डिस्क्लोजर। तो ये वो एरियाज हैं जो कि हमने इसके अंदर कवर अप करना है। अब अगर हम यहां पे बात करें ऑब्जेक्टिव की, ठीक, कॉपी थोड़ा सा रोक के कर लीजिएगा, मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने का। सर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद है क्या। ये स्टैंडर्ड आया इसलिए है कि हमें पीपीई की अकाउंटिंग समझाए। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि इसके आने का मकसद क्या है, बोलिए, आने का मकसद क्या है कि पीपीई की किस चीज को समझाने के लिए आया है, अकाउंटिंग। अच्छा जी, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो स्टैंडर्ड है हमें पीपीई से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसको गवर्न करता है। क्या समझे बात? ये स्टैंडर्ड पीपीई से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको गवर्न करता है। तो सर आपने पहले क्या बात बोली थी कि स्टैंडर्ड के आने का मकसद क्या है, आसान अल्फाज में बोला, ओ भाई ये तुम्हें पीपीई की अकाउंटिंग समझाने के लिए आया है। सर दूसरी बात आपने क्या बोली, इस स्टैंडर्ड का बेसिकली पर्पस क्या है, पीपीई से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये उसको गवर्न करता है। मतलब क्या हुआ सर, ये हमें बताएगा कि बेटा पीपीई की डेफिनेशन में ये कुछ आएगा। पीपीई को अगर तुमने रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज का मतलब जब तुम जर्नल्स बनाओगे, ठीक, तो रिकॉग्निशन के हवाले से ये बातें नीट होगी तो तुम अपने पास उसको रिकॉर्ड करोगे। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड तुम इस्तेमाल करोगे, बात समझ आई? ये तुम्हें बताएगा कि इनिशियली जब तुम्हारे पास एसेट आ गया तो उसकी कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आनी है, जब तुम उसको डिस्पोज ऑफ या डी रिकॉग्नाइज करोगे तो क्या कुछ आएगा। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ आपसे तो वही वाली बात दोहराता हूँ कि ये हमें क्या सिखा रहा है, पीपीई की अकाउंटिंग। यही बात को मैंने एक और अंदाज से कहा कि ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इस स्टैंडर्ड के आने का मकसद क्या है। ये बेसिकली पीपीई से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको गवर्न करता है। मतलब उसकी डेफिनेशन बताएगा, उसकी रिकग्निशन बताएगा, उसको किस पे मेजर करना है, आज कल पे किसको मेजर करना है, एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे आज अगर खर्चा हुआ तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे, फ्यूचर में खर्चा हुआ तो, यानी कि जो भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए ये स्टैंडर्ड इस दुनिया में आया। क्या ये बात समझ आई? दूसरी बात, स्कोप। सर ये स्टैंडर्ड सारी पीपीई ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा, ये स्टैंडर्ड सारी पीपीई ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होगा, ठीक। तो हम यहां पे यूं लिख सकते हैं, अप्लाई ऑन ऑल पीपीई ट्रांजैक्शंस। अच्छा जी, अब तीसरी बात जो हमारे पास आ रही है वो क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन। किस चीज की डेफिनेशन? पीपीई की डेफिनेशन, पीपीई की डेफिनेशन। तो आइए जरा बात करूं मैं कि पीपीई बेसिकली है क्या। पीपीई बेसिकली है क्या? पीपीई आर टेंजिबल
एसिड, क्या ये बात जानते हैं? जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म होगी। अब पीपी जो है ये एक ऐसा एसिड है जिसकी क्या है बोलिए बेटा, एक फिजिकल फॉर्म है। अब टेंजिबल एसिड जो है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। मूवेबल का मतलब क्या हुआ? मशीनरीज, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, प्लांट, ये सारे क्या हैं? फिजिकल तो है, ठीक, टेंजिबल तो है, लेकिन क्या है? मूवेबल। और अगर हम बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, सर ये टेंजिबल तो है लेकिन ये क्या है बोलिए? इमूवेबल। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है बोलिए? टेंजिबल एसिड, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, ठीक। अच्छा जी, और तो और सर ये वो एसिड्स हैं, सही है जी, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी। सर 1 साल से ज्यादा की होगी तो इसका मतलब इन एसिड से हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे में क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे या रिकवर करेंगे। क्या ये बात समझ आई? सर ये टेंजिबल एसिड हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी, और तो और इनसे हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे में बोलिए रिकवर करेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने कहा कि टेंजिबल एसिड है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की और बेनिफिट भी हम 1 साल से ज्यादा के अरसे में क्या करेंगे बोलिए? रिकवर करेंगे। और तो और सर ये एसिड इस्तेमाल होंगे फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही है जी, और फॉर एडमिन पर्पस, ठीक, फॉर रेंटल टू अदर्स। अच्छा जी, देखें बेसिकली यहां पे आ रही हैं 2 बातें। पहली बात तो ये, ठीक, यानी कि पीपीई को अगर मैं क्या बोलता हूं टेंजिबल एसिड, तो डेफिनेशन के अंदर सिर्फ क्या एक ही बात है कि लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी और इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे में रिकवर करेंगे। सर ये खाली एक बात नहीं है, और भी बात है। ये बात तो हो गई। दूसरी बात, अब जो आपको नजर आ रही हैं बातें, वो कौन सी नजर आ रही हैं? बेसिकली या तो वो यूज किया जा रहा होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, यानी कि पीपीई का इस्तेमाल किया जा रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज की किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। या तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा एडमिन पर्पस के लिए, या तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा कि हम उस प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस पे दे रहे होंगे बोलिए? रेंटल्स पे। क्या ये वाली बात कुछ समझ आई? अब सुनिए, एग्जांपल में लेता हूं। सर हमने कहा ऑफिस बिल्डिंग्स। अब ऑफिस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? सर फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है, वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, वहां पे और एडमिन डिपार्टमेंट आ जाता है, वहां पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है। ये सारे किस में आ रहे होंगे बोलिए? ऑफिस बिल्डिंग। दूसरी एग्जांपल, एक तो बात की हमने ऑफिस बिल्डिंग की, दूसरी हम बात करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग्स की हम बात करें, फिर बोल सकते हैं प्लांट एंड मशीनरीज की हम बात करें, फिर हमने कहा व्हीकल्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक पॉइंट में मजीद नोट करवाऊंगा, लेकिन पहले जरा डेफिनेशन को एक दफा फिर से रिव्यू कर लीजिए। क्या है डेफिनेशन? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बोलो क्या है बेटा? टेंजिबल एसेट, मूवेबल या इमूवेबल। ये वो एसेट्स है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब जब लाइफ 1 साल से ज्यादा की है तो इसका मतलब बेनिफिट भी हमें 1 साल से ज्यादा अरसे में मिलेगा। ठीक है जी, चलो ये बात हो। अच्छा, इसको तुमने पीपीई और किस वजह से बोला? जवाब आया, इसको मैंने पीपीई इस वजह से भी बोला क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहा था किस पर्पस के लिए? प्रोडक्शन के लिए। या तो मैं क्या कर रहा था, उस पीपी को इस्तेमाल कर रहा था सर्विसेज की फरहमी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ,
बेसिकली जो केएनएस एक इदारा है, ये क्या है, ये गुड्स बना के बेचता है या सर्विस। तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, या जो प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, या जो पीपी इस्तेमाल हो रहा है, वो बेसिकली किस पर्पस के लिए हो रहा है, सर्विसेज की फरहमी के लिए। क्या ये बात समझ आई? तो यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो फर्नीचर लगा हुआ है, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो जनरेटर है, ठीक, ये सब क्या है बोलिए, इस्तेमाल हो रहा है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सर्विसेज की फरहमी के लिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमारी और भी बिल्डिंग है, वहां पे हम लोग जो है वो बुक्स बना के बेचते हैं, ठीक, तो वो जो जगह थी वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही होती, प्रोडक्शन के लिए। और फिर मैंने आपको कहा हमारी और बिल्डिंग है, वहां पे हम लोग जो बुक्स बना चुके होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और उनको वहां पे बेचा जाता है। इसको हम लोग बुक्स के हद से अगर हटा के हम बोलेंगे भाई हमारा जो है एक मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, हम लोग शोरूम भी है, हमारा मार्केटिंग भी है, हमारा फाइनेंस भी है, हमारे एडमिन वाले भी बैठे हुए हैं, हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये है हमारी प्लांट, ये है हमारी मशीनरी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है बेटा, टेंजेबल एसेट, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, मतलब उसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अर्से में हम रिकवर कर लेंगे, और तो और उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा 3 पर्पसेस में से किसी एक पर्पस के लिए तो जरूर हो रहा होगा। वो 3 कौन कौन से मकासद हैं, सुनो, या तो इस्तेमाल हो रहा होगा प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन, गुड्स के लिए, या तो सर्विसेज की फरहमी के लिए, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, या तो हम लोग उसको एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक, या तो हम लोग उसको किस पे दे रहे होंगे, बोलिए, रेंट पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखवाता हूं, नोट, लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल्स पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड लगता है उस स्टैंडर्ड का नाम है IS 40। सुनिए, IS 16 में जो बात की गई है, किसकी बात की गई है, सुनिए, रेंटल्स की जो बात की गई है, उसमें IS 16 के अंदर बात किसकी हो रही है, जल्दी से बताइए, पीपी की बात हो रही है, ठीक। और इसमें जब हम बात करते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी किसी को देंगे, किस पे, बोलो बेटा, रेंट पे, तो उसके लिए हमारे पास एक बाकायदा तौर पे स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि उर्दू में क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। और प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट क्यों की होती है, उसके कुछ मकासद होते हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा रीजन क्या होगा कि सर ये जो हमने जमीन खरीदी है या जो हमने बिल्डिंग बनाई है, ये किस पर्पस के लिए बनाई है, रेंट पे देने के लिए बनाई है। तो अगर प्रॉपर्टी की रेंटल की बात होगी तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, बोलिए, IS 40। तो IS 16 सिर्फ और सिर्फ किसके रेंटल्स को डील करता है, बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी। और IS 40 जो है वो किसके रेंटल्स को डील करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि एक अल्फाज में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। क्या ये वाली बात समझ आई? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग एरिया है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग एरिया है इस टॉपिक में, वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाला और डिस्क्लोजर्स वाला, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। बाकी चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी सी हैं, क्विकली डिस्कस करके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पे प्योरली नंबर्स का गेम शुरू होगा और आपको PRC की यादें आना शुरू होंगी, वो होगा, समझें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाले एरिया, ठीक। इसमें भी सिर्फ कुछ लम्हे ऐसे होंगे जो PRC 4 से कनेक्ट होते हैं, बाकी जो पूरी स्टोरी होगी वो बिल्कुल ही अलग इजाफी स्टोरी। और ये वाला काम तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी सारा एरिया हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगना है इस स्टैंडर्ड के लिए, अप्रॉक्सीमेटली जो क्लासेस रिक्वायर्ड हैं वो 12 से 13 क्लासेस या 14 से 15 कह लें आप, ये भारी स्टैंडर्ड है। और मैंने भी आपको एक हैंड आउट दिया है, हैंड आउट पे अगर आप नज़र डालिए, हैंड आउट पीछे नहीं है, नहीं है तो सही मेरे पास, एक्स्ट्रा पड़े हुए कुछ, पीछे नहीं है,
नहीं है फरहान। यहाँ मिल गया था, पीछे है, 3 है। मैं ले लेता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले, रिकग्निशन की बात करने से पहले एक नज़र ज़रा हैंडआउट पे डालते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातें की हैं। अब देखो बेटा, सिलेबस रेफरेंस सी लर्निंग आउटकम में अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल। सर हसान साहब की कल जो डिस्कशन हुई थी उसमें उन्होंने मेंशन भी कर दिया था कि प्रोफिशिएंसी क्या होता है और टेस्टिंग क्या होता है। तो P2 T2 कोई भी शायद ऐसी अटेम्प्ट आज से पहले कभी नहीं गुजरी कि जिसमें IAS 16 से रिलेटेड सवाल ना आया, उसका मूड अच्छा हो या खराब, ठीक, उसने 16 का सवाल जो है वो लाजमी तौर पे देना था, देना है और होपफुली आगे भी देगा। आप पिछली 10 अटेम्प्ट को उठा के देख लें, 16 तो हर दफा ही आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 16 का सवाल ना आया। तो इसका मतलब हमने इस स्टैंडर्ड को जो है बड़े तरीके से करना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो है अपने आप में सवाल बन क्या आता है, यानी कि सिर्फ 16। और इस स्टैंडर्ड की खुसूसियत एक ये भी है कि ये अपने साथ बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स को भी जोड़ता है और सवाल बन के आता है। यानी कि ये स्टैंडर्ड जो है IAS 36 के साथ आ जाता है, IAS 40 के साथ आ जाता है, IAS 20 के साथ आ जाता है, जो भी आपके स्टैंडर्ड कोर्स में मौजूद हैं, ये IAS हर एक के साथ फ्री हो जाता है। और जो सवाल इसका आता है वो 18 से 20 नंबर का आता है, क्योंकि टेस्टिंग लेवल क्या है बोलिए 2। तो ये स्टैंडर्ड अपने आप में या तो सवाल बन के आएगा, ठीक, जो कि अब चांसेस कम है। ये अपने साथ जो है IAS 23 को भी लेके आएगा, 40 को भी लेके आएगा। तो यानी कि अगर 20 नंबर का सवाल आ रहा है बड़ा सा, उसमें एक एडजस्टमेंट होगी, सिर्फ उसका ताल्लुक 16 से होगा प्योरली, और 16 जब 40 के साथ जोड़ रहा होगा तो एक एडजस्टमेंट उसकी देगा, 16 जब 23 के साथ जोड़ रहा होगा तो उसकी एडजस्टमेंट देगा। तो बेसिकली ये सवाल बड़ा भारी भरकम सवाल है। और इसके लिए जो मैंने भी आपसे अर्ज किया कि सर कितने सेशंस लगेंगे, इसमें कितने सेशन लगेंगे, भाई अगर मैं बहुत शर्मा के भी बोलूँ ना तो 12 से 13 सेशन जो है ना घट में घट लगने हैं। सर इतने ज़्यादा सेशंस क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कल एक बात की थी और आज भी कह रहा हूँ, पास पेपर्स की सारी जिम्मेदारी वो भाई साहब मेरी है, ठीक, मेरे अपने बनाए हुए सवाल जो हैं वो तो मैंने कराने ही है, पास पेपर्स के कराने, और जो बुक का कंटेंट है वो कोशिश ये करूंगा कि काफ़ी हद तक मैं करा दूं, और जो नहीं कवर अप हो पा रहा होगा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एरिया खुद कवर अप कर लें। क्योंकि पास पेपर्स, अब आप खुद सोचो ना, लेट्स सपोज आप देखते हो कोई स्टैंडर्ड है IAS 20, अभी तो पता भी नहीं है कि IAS 20 कौन सा स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का नाम। सर अगर हम देखते हैं इसके पास पेपर्स तो हमें हो सकता है पिछले साल नजर आ रहे हैं, उससे पिछले साल नहीं है, उससे पिछले साल नहीं है, उससे और पिछले साल नजर आ रहे हैं। तो पास पेपर्स का जो कंटेंट होगा वो कम होगा, मिसाल के तौर पर IAS 20 की बात करो। लेकिन अगर 16 की बात करते हैं, आप जितना पीछे चले जाओ हर अटेम्प्ट के अंदर 16 16 16 16 16 मौजूद है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 16 के जितने पास पेपर्स हैं वो सारे जब मैंने कराने हैं, ठीक, तो इसका मतलब हमें प्रैक्टिस की या सेशन की ज्यादा जरूरत है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही। और मेरे पास इत्तेफाक से जितने भी टॉपिक्स आप लोग करेंगे उनका टेस्टिंग लेवल 2 है, प्रोफिशिएंसी तो खैर 2 है, और टेस्टिंग 2 है, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह कि उसके लिए कोई 2-4 क्लास नहीं लगनी। यानी कि हर टॉपिक जो मेरे साथ आप शुरू करेंगे कम से कम उसकी 10 से 12 सेशन लाजमी है। 10 से 12 सेशन का मतलब पता है क्या हुआ? पिछले सेशन में तो हम लोग का एक अच्छा सेहतमंद सेशन होता था, लाइक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, मतलब सही है। और अब जो थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है, और पॉलिसी चेंज करने की वजह से अब आप लोग को हफ्ते में 5 दिन आना है, या आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। मेरे ख्याल से आप टेक्स्ट ले रहे होंगे, आपको आइडिया हुआ होगा कि हाँ सर अभी क्लास शुरू हुई और थोड़ी देर बाद खत्म हो गई, ना ज़्यादा आपको बर्दाश्त करने में हमें प्रॉब्लम,
ना हमें किसी को प्रॉब्लम। ये वाली बात समझ आई? तो ड्यूरेशन जो है, डेज जो है वो बढ़ा दिए इंशाल्लाह। ये जो मॉडल अपना रहे हैं इसमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जैसे स्कूल्स में क्या होता था, कॉलेजेस में क्या होता था, यही 40 मिनट का पीरियड या 1 घंटे का, तो यार थोड़ा सा एक्सटेंड करके चलें, घंटा, डेढ़, 2, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा क्यों खिंचेगा एरिया ज़्यादा सेशंस पे, मैंने आपके सामने एक बात रख दी है। अगर मैं कहूँ कि यार 10 अटेम्प्ट के 5 पेपर्स हैं, 5 मैं करा दूंगा और बाकी यार आप लोग ना खुद संभाल लेना, तो फिर जो है मेरे सेशन 12 के बजाय 6 में ख़त्म हो जाएंगे, 8 में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा कि सर वो जो बकिया 5 पेपर्स हैं वो कौन कराएगा हमें, जब उनको भी कराने की जिम्मेदारी हमने अपने एंड पे ले ली है, तो यार इस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सेशंस हमारे खिंचेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए यहाँ पे कंटेंट, ये बुक का मैंने उठाया हुआ है सारा एरिया। रिकग्निशन, मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन, डी रिकग्निशन, रीवैल्यूएशन, डिस्क्लोजर्स एंड एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के अंदर क्या क्या बातें होंगी, ये नोट सबको मिल गए ना बेटा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास जुमा खान भी हैं। हाँ जी। अब देखें रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन, सर इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे होंगे कि पीपीई की डेफिनेशन क्या है। इंट्रोडक्शन में यार ओ भाई साहब, पीपीई जो है ना वो टेंजिबल एसेट है और हमारे इदारे के लिए बड़ा अहमियत रखता है और ये आसानी से जो है ना कैश में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको जाके बेचना होता है और फिर हमारे पास ये थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन। फिर हमने बोला अच्छा भाई साहब ज़रा बात सुनिए कि ये अनफॉर्चुनेटली जो भाई साहब मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, मेरा बेटा है छोटा, वो ईद के टाइम पे वो जो वीलॉग्स वगैरह बने होते थे तो उसमें वो दिखा रहे होते थे मंडी में गए हुए तो भाई साहब और भाई साहब, तो वो मुंह पे जो है वो अल्फाज चढ़ गए। और एक और भी अल्फाज था, पता नहीं वो बोल रहा था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा उससे नाराज़गी हुई थी। वो शपाटर करके एक अल्फाज हो गया कि बाबा ये जानवर बड़ा शपाटर जानवर है। अब वो 7 साल के बच्चे को क्या पता कि शपाटर, अच्छा और तो बुरा अल्फाज नहीं, लेकिन हम लोग इसको मतलब मुनासिब नहीं समझते बोलना कि यार वो शपाटर जानवर है। शपाटर क्या? अच्छा वो हमारे सर जफर होती है, वो भी सर इस्तेमाल करते हैं, वो शपाटर स्टूडेंट। एनीवेज शपाटर का मतलब क्या है? शरारती और थोड़ा सा मस्ती वाला जानवर ना। एनीवेज तो वो जो भाई साहब वाली कहानी है ना, इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि भाई पीपी ये है टेंजिबल एसेट है, बड़े हमारे इदारे के लिए अहमियत के हामिल हैं और वगैरह वगैरह। फिर पीपी की डेफिनेशन आ गई जिसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। रिकग्निशन, जिसका भी हमने हेडिंग डाल दी, डिस्कस करेंगे कि रिकग्निशन में क्या कुछ आएगा। फिर देखेंगे कि जब हम लोग एसेट को पहचान लेते हैं, जब एसेट को रिकग्नाइज करने की डेट का तयन हो जाता है, सुनिएगा, जब एसेट को रिकॉर्ड करने की डेट का तयन हो जाता है, इसका मतलब सर रिकग्नाइज करना, अपनी बुक्स में उस एसेट को रिकॉर्ड करना। रिकग्नाइज करना मतलब अपनी बुक्स में उस एसेट को रिकॉर्ड करना। किस डेट पे रिकॉर्ड करना अभी हम ये देखेंगे। जिस डेट पे भी रिकॉर्ड करोगे उसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें 2 कंडीशंस रख दी हैं, हम देखेंगे। ठीक, हेडिंग वेरी रिकग्निशन। फिर सर जब हमने चलो जी रिकग्नाइज कर लिया तो हमने इनिशियली उस एसेट को किस वैल्यू पे मेजर करना है। तो मेजर करने के हवाले से स्टैंडर्ड ने हमें बताई 3 तरह की कॉस्ट, हम देखेंगे वो 3 तरह की कॉस्ट कौन सी हैं। फिर देखेंगे कि सर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एसेट मैंने पुराना दिया, नया एसेट लिया, तो इसकी अकाउंटिंग हमने देखनी है। फिर आएगा कि सर एसेट को तो इनिशियली आपने मेजर कर लिया, अब आगे आने वाले वक्तों में IAS 16 ने हमें 2 मॉडल्स बयान किए हैं कि एसेट को तुम इस तरह से भी मेजर कर सकते हो बाद के वक्तों में और इस तरह से भी कर सकते हो। एक मॉडल का नाम है कॉस्ट मॉडल, दूसरे मॉडल का नाम है रीवैल्यूएशन मॉडल। सर ये क्या होता है अभी हमें नहीं पता। फिर सर ये आ गया मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर स्किप कर दिया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बेटा? अभी जो मैंने बात की थी ना कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, ये क्या है? मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। क्या है मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन में? क्या आ रही है बातें?
कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। सर ये मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन से ऊपर क्या लिखा हुआ है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, मतलब एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब आगे आने वाले सालों में खर्चा होगा तो उस खर्चे को हम लोग क्या प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करें या उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट करें, इसका डिस्कशन होगा जरा तफसीली। मैंने क्या किया कि बुक के अंदर एक हेडिंग लगी हुई थी रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, 5, 6, 8, 10 पेजेस सिर्फ इस एरिया को कवर अप कर रहे थे। मैंने सिर्फ वो ऊपर का एरिया उठाया, 8-10 पेजेस स्किप कर दिए ताकि आपके पास ये कंटेंट आ जाए कि हाँ जी हमने ये एरिया कवर अप कर लिया। समझ आ रही बात? इसी तरह से फिर जो दूसरा एरिया शुरू होगा वो कौन सा बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर मेथड्स कौन कौन से हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका क्या होगा, एस्टिमेट में अगर चेंज आता है, लाइफ चेंज होगी, स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी या मेथड्स में चेंजेस आए। सर ये तो पीआरसी में किया था हमने काम, एग्जैक्टली ये वही काम यहाँ पे रीओपन हो रहा है। सही है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। चलो जी सर ये जो एरिया है ना, खुदा की कसम ये जो दूसरा वाला डेप्रिसिएशन है ये सबने पीआरसी कॉपी पेस्ट विद सम मोर एडिशन। ठीक, कुछ कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर जरा आगे देखिए, डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन का मतलब है डिस्पोजल। क्या मतलब है? डिस्पोजल। सर पीआरसी 4 में हम लोगों ने कॉस्ट का लेजर बनाया, अलाउंस का लेजर बनाया, हमारे पास सिर्फ वहां पे क्या था? एडिशन था, दैट्स ऑल। यहां पे क्या है? एडिशन तो है ही, लेकिन क्या क्या आ रहा है साथ में? डिस्पोजल का। डी रिकॉग्निशन यानी कि एसेट को जब मैं अपनी बुक से क्या कर रहा हूं? डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो उसकी अकाउंटिंग। फिर हमारे पास जो एक और एरिया आएगा वो कौन सा होगा बोलो? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का हमें अभी तक कुछ नहीं पता, इसके सारे केसेस आएंगे, इसकी अकाउंटिंग आएगी कि कैरिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा रीवैल्यूड अमाउंट का। ये पूरा एक एरिया है, टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रीवैल्यूएशन वाला एरिया है। और फिर जो लास्ट एरिया आ रहा है वो कौन सा है बोलिए? डिस्क्लोजर। हद से ज्यादा रीवैल्यूएशन वाला एरिया, डिस्क्लोजर वाला एरिया, ठीक, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। किस एरिया में टाइम ना होने के बराबर लगना है? और जी ऑब्जेक्टिव ये है, पूछता भी नहीं एग्जाम में, स्कोप पूछता भी नहीं है एग्जाम में, पीपी की डेफिनेशन क्या है? पूछता भी नहीं है। भाई रिकॉग्निशन क्या है? हाँ जी हमने कुछ बातें कर ली, इसमें नहीं इंटरेस्टेड। वो ज्यादातर इंटरेस्टेड जो है, आज से पहले जितने भी एग्जाम में सवाल आए हैं उनका ताल्लुक मेनली किससे है? रीवैल्यूएशन मॉडल से, और किससे बोलिए? डिस्क्लोजर से। अच्छा अब एक और चीज, सर ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के हवाले से हमारे पास जो सवाल आता है आज तक और आगे आने वाले वक्तों में जो सवाल आएंगे, अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास सिर्फ 3 तरह के सवाल इस स्टैंडर्ड से आए। 3 तरह के सवाल। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? या तो वो बोलेगा तुम बनाओ जर्नल्स। क्या बनाए? जर्नल्स। ये लंबा सा सिनेरियो, वो बोलेगा बेटा जर्नल्स बनाए। दूसरी रिक्वायरमेंट, वो बोलेगा नोट्स बनाए। सर ये नोट्स मतलब डिस्क्लोजर नोट्स ही क्या होते हैं? बस अभी कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक बातें फीड कर रहा हूँ। या तो वो जर्नल्स मांगता है, या तो वो क्या मांगता है? डिस्क्लोजर नोट्स, या नोट्स बोले इसको आप। और तीसरी बात जो हमसे वो मांगता है वो होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, बताओ बेटा बात सुनो, बैलेंस शीट में कितना जाना है, इनकम स्टेटमेंट में कितना जाना है, पूरी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात सुनो अच्छे बच्चों की तरह, मुझे बता दो कि इनकम स्टेटमेंट में ये जो एडजस्टमेंट है इस हवाले से क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो 3 चीजें। क्या ये बात समझ आ रही है? आप उठा के पूरा अहवाल मालूम कर लें। मैं तो 10 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं शुरू से लेके अब तक 16 ऐसा टॉपिक है जो कि हर अटेम्प्ट में आता है। और अगर मैं पिछले 20 अटेम्प्ट का भी एनालिसिस करूं तो उनका खुलासा जो है ना वो सिर्फ 3 चीजों पे। लास्ट टाइम जर्नल्स, सर हम अब जर्नल्स बनाएंगे। बेटा यहाँ पे जर्नल्स, डेप्रिसिएशन, डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली तो बननी है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की भी बननी है जर्नल्स। ठीक, दूसरा क्या? नोट्स। तीसरा क्या? एक्स्ट्रैक्ट। अब इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जो वो हमसे मांगता है वो 2 चीजें, जर्नल्स और नोट्स। इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो चीज हमसे वो मांगता है वो क्या है? नोट्स। समझ आ रही बात? तो मैंने बात आपके सामने पूरा खुलासा बयान कर लिया
कि इसकी जो आउटकम है एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है, वो 3 बातें। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, बात करते हैं पेज नंबर 3 पे अगर आप नजर डालिए, पेज नंबर 3 पे आप नजर डालिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन के भाई पीपी लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड टेंजिबल, ये मैंने नहीं, बेसिकली बुक का कंटेंट है। बुक का कंटेंट सिर्फ ऐसा है कि आपने यहाँ पे बात समझ ली और एक दफा बुक को जरा गो थ्रू कर लिया, हाँ हाँ जो कह रहा है वो समझ आ रहा है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई और गलती से आपकी बुक पे नजर पड़ गई और आपने बोला नहीं यार जानी बंद कर, पता नहीं क्या है यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने कुछ लर्न किया ना उसमें कुछ मसाइल आ गए। तो यहाँ पे जो हम चीज सीख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, बुक को देख के हमें समझ आ रहा है और बुक का सारा कंटेंट हम निपटा लेते हैं, इसका मतलब हम एलिजिबल हैं कि हम जाके पेपर दे सकते हैं। ठीक, अब देखें इसी तरह से पीपीई क्या है, टेंजिबल आइटम है, हेड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, और ये एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, चंक्स में ले लिया। पीपी की दूसरी बात को क्या करें, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड, वही सारी बातें, लेकिन यहाँ पे अंदाज डिफरेंट है, यहाँ पे अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक हो गया, बात समझ आनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पीपीई फ्रॉम, या आपके पास टाइम हो तो आप घर पे पढ़ लीजिएगा कि पीपीई को दूसरी यूज डिफरेंट करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बात की हुई है कि सर हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं और बेचते हैं, तो बताइए वो जो बिल्डिंग हम लोग बना के बेचते हैं वो हमारा पीपीई है या हमारी इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री। यहाँ पे ये वो बात करना चाह रहा है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री भी जो है वो टेंजिबल आइटम है। ठीक, इन्वेंट्री में भी प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन वो IAS 16 के मुताबिक अकाउंट फॉर नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग जो बनाई गई है वो किस पर्पस के लिए, बेचने के लिए, तो वो हमारा IAS 2 के मुताबिक क्या होगा, अकाउंट फॉर होगा, यानी कि IAS 16 के मुताबिक अकाउंट फॉर नहीं होगा। फिर आ जाइए रिकग्निशन। रिकग्निशन की यहाँ पे वो बात कर रहा है 2। मैंने भी आपसे क्या अर्ज किया था बेटा, रिकग्निशन, रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है? यार आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैं बोलूंगा यार मुझे पहचाना, तो यहाँ पे किसकी बात मैं करना चाह रहा हूं कि IAS 16 को हम लोग बुक्स में पहचानेंगे कब, यानी कि IAS 16 में जब हम पीपीई को डेबिट करेंगे तो किस डेट पे उस एसेट को डेबिट किया जाएगा, इसके लिए 2 बातें। पहली बात सुनना, इट इज प्रोबेबल that future economic benefit will flow to the entity. It is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity. Sorry, इतनी लंबी सारी इंग्लिश बोल दी। दूसरी बात में क्या बोल रहा है कि वो जो आइटम है जिसको तुम अपने पास रिकग्नाइज करने चाह रहे हो, क्या उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू तुम वर्कआउट कर सकते हो, क्या उसकी तुम कॉस्ट सही से मालूम कर सकते हो? ठीक, अगर ये 2 शराइतें तुम्हारी मीट हो रही हैं, ठीक, तब तुम किसको रिकॉर्ड करोगे, पीपीई को रिकॉर्ड कर सकते हो। बेटा बात जरा सुनना समझना, सर एसेट को रिकग्नाइज करने का कंडीशंस बताइए। हेलो, एसेट को पहचानने की, एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की 2 शराइतें हैं। एसेट को, कोई भी एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करने की, रिकग्नाइज करने की 2 शराइतें। पहली शराइत जरा सुनिएगा, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। अभी हम समझते हैं ये बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कि इट इज क्या चीज, उसकी जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हो, रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो सुनो बेटा, पहला पॉइंट, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो, बोलिए, प्रोबेबल। और दूसरा पॉइंट, उसकी जो कॉस्ट हो, ठीक, उसको आप क्या कर सकते हो, बोलिए, रिलायबली मेजर कर सकते हो। अब देखिए उसने इतनी लंबी सी बात की थी, हमने उस बात को बिल्कुल समराइज फॉर्म में किया समझने के लिए। अब बेटा इधर देखो, सर इधर देखिएगा, जब मेरे पास हेलो एसेट का कंट्रोल आ जाएगा,
जब मेरे पास एसिड का कंट्रोल आ जाएगा, ठीक, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की मैं पोजीशन में आ जाऊंगा। बात समझ आई? जब एसिड का कंट्रोल मेरे पास आ गया तो अब मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, मेरी प्रोडक्शन बढ़ती है तो मेरी सेल्स बढ़ती है, तो मेरे पास कैश इनफ्लोज होंगे। क्यों हो रहा है? ओ बाबा, मेरे पास उस एसिड का क्या मौजूद है? बोलिए, कंट्रोल। जब कंट्रोल मेरे पास, तो इसका मतलब मैं किस पोजीशन में आ गया हूं? रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की किस में आ गया हूं? बोलिए, पोजीशन में। जब एंजॉय करने की पोजीशन में आ गया हूं तो इस बात की मैं यकीन दहानी कर सकता हूं कि आगे आने वाले वक्तों में ये आइटम जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट का जो इनफ्लो है वो क्या है? बोलिए, प्रोबेबल, यकीनी है कि मैं आगे आने वाले वक्तों में उस एसिड से क्या हासिल कर सकता हूं? बोलिए, बेनिफिट्स। क्योंकि मेरे पास क्या हासिल है? कंट्रोल। जब कंट्रोल हासिल है तो इसका मतलब अब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की मैं किस में आ चुका हूं? बोलिए, पोजीशन में। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की मैं पोजीशन में आ गया हूं तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? कंट्रोल। यहां पे बात किस तरह से बोली? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की आप पोजीशन में आ गए तो इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर अल्फाज समझना, उस आइटम से जो जुड़े हुए हैं, ठीक, उनके इनफ्लो के चांसेस क्या हो गए हैं? बोलिए, प्रोबेबल हो गए। एक शर्त। दूसरी बात कि उस एसिड की जो भी कॉस्ट हो, ठीक, उसको आप ऑथेंटिक उसका क्या कर सकें? बोलिए, वर्कआउट कर सकें, यानी कि उसकी कॉस्ट को आप लोग क्या कर सकें? बोलिए, रिलायबली मेजर कर सकें। मैं चाहता हूं मार्केट से कोई चीज खरीदता हूं तो सर मुझे तो उसको मेजर करने में प्रॉब्लम ही है, क्योंकि मार्केट वाले ने बोला हमें कितने का 1 लाख, हमने उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग कराई, उसने हमें 95 का दे दिया, तो उसका मतलब सर मार्केट के हिसाब से हमने वो चीज खरीदी, इसका मतलब उसकी कॉस्ट को मेजर करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट अपने पास जरा नोट डाउन कर लीजिए। अभी सारा थ्योरेटिकल एरिया चल रहा है जिसको उमूमन हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर। आपसे ये चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी, लेकिन अगर फरहान से कोई पूछता है यार ये जो रिकग्निशन में 2 बातें हैं, ये क्या 2 बातें हैं? फरहान बोलेगा यार वो याद नहीं। यार मैं बोलूंगा अगर आप पीपी को अपने पास डेबिट करने जा रहे हो, एक एसिड तस्लीम करने जा रहे हो, तो पीपी की डेफिनेशन तो तुम्हें पता है। एसिड को एसिड बोलने का तुम्हें हक कब मिला? मैं बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। एसिड को एसिड बोलने का तुम्हें इख्तियार दिया किसने? सर मुझे इख्तियार पता है कब मिला, क्योंकि 2 शराइतें मैं पूरी कर रहा हूं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इनफ्लो उसका क्या है? बोलिए, प्रोबेबल। और तो और उसकी जो कॉस्ट है ना, उसको मैं मेजर कर सकता हूं। ये 2 पॉइंट्स अगर मीट करते हैं तो उसका मतलब मुझे हक हासिल है कि मैं उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर सकता हूं? एज एन एसिड। डेफिनेशन में लिखा है कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड, या बिल्कुल ऊपर की बात कर रहे हो। अभी मैं पहले रिलायबल वाले की बात कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं अभी रिकग्निशन की बात करता हूं, और फिर आपका सवाल है कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। अभी सवाल ये किया गया है कि जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसके हवाले से हमारे भाई ने एक सवाल किया कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। वो ऊपर वाली वर्डिंग्स देख के बता रहे हैं। मुझे बात बताइए, ये मेरे पास सामने पर नीचे पड़ा हुआ है, या इक्विपमेंट है या मशीनरी है, क्या मैं इसको फौरन बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। हो तो सकता है लेकिन फौरन नहीं हो सकता, यानी कि इतनी आसानी से नहीं हो सकता। कैश क्या है? एसेट की मोस्ट लिक्विड फॉर्म। ये कन्वर्ट हो सकता है कैश में, ठीक, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। ठीक हो गया बात? बेटा रिकग्निशन वाली बात आप साथियों को समझ आई? भाइयों बहनों जल्दी से बताइए रिकग्निशन, ठीक। अच्छा जी, रिकग्निशन के बाद हम लोग जाते हैं किस पे? बोलिए, इनिशियल मेजरमेंट पे। इनिशियल मेजरमेंट पीआरसी 4 में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था और हमने अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी थी। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, ठीक, वहां पे जरूरत नहीं थी। अब देखिए हमने पहुंचना उसी एरिया पे है, लेकिन क्या है कि पहले की कुछ बातें हैं जो हमने सुननी है, समझनी ऑन अ वेरी लाइटर नोट, और हमने आगे बढ़ना है। और फिर इन सारी बातों का फ्यूचर में कोई जिक्र तस्करा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी शख्स आपसे पूछता है यार ये पीपी तुम्हारा क्या है, बोलो एसिड है। मैंने बोला यार इसको तुमने एसिड के तौर पे, पीपी के तौर पे रिकॉर्ड किया? आपने बोला हाँ किया। तो मैंने बोला क्या वो डेफिनेशन मीट हो रही थी? आपने बोला तभी तो किया। मैंने बोला डेफिनेशन मीट होने से पहले
तुमने एक जो रिकग्नाइज करने का क्राइटेरिया आता है, क्या वो मीट हुआ या नहीं हुआ? आप बोलेंगे यार तुम किसकी बात कर रहे हो, पीपी की डेफिनेशन मीट हो गई इसका मतलब मैं एसिड रिकॉर्ड करूंगा? नहीं नहीं, दो बातें, कौन सी? प्रोबेबल इनफ्लो होना चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है उसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब देखें एसिड को जब आपने अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर लिया तो उसको किस वैल्यू पे तुम रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पे तुम रिकॉर्ड करोगे? ठीक है जी, यहां पे बात आ रही है किसकी? इनिशियल मेजरमेंट की। इनिशियली मेजर किस पे कराया जाएगा बोलिए? कॉस्ट। किस पे मेजर कराया जाएगा बोलिए? कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं परचेज प्राइस, ठीक, दूसरी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं डिसमैंटलिंग कॉस्ट। सही है? अच्छा ठीक है, यहां तक आ जाएंगे, साथ साथ पे मूव करते हैं। परचेज प्राइस, दूसरा है डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरी कौन सी कॉस्ट है बोलिए? डिसमैंटलिंग कॉस्ट। अच्छा जी, परचेज प्राइस के अंदर कितनी तरह की चीजें आएंगी सुनिएगा। जो भी उस पीपी की लिस्ट प्राइस है, जिसको हम लोग रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है जी, जिसको हम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग टैग प्राइस भी बोलते हैं, ठीक, या इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, इसमें हम लोग ऐड कराएंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं एक सुजुकी की गाड़ी खरीदने के लिए, 50 लाख रुपए की वो गाड़ी है, ठीक, उसके अंदर जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो अज्यूमिंग लगा हुआ है 5 लाख रुपए का। आपको गाड़ी 45 की पड़ेगी या 50 की बोलिए? 50 की। तो क्या वो गाड़ी खरीदने के बाद गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस कर देगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो अगर 45 के अंदर वो 5 लाख मौजूद नहीं था, ठीक, तो गाड़ी में 45 में 5 को ऐड कराया जाएगा या नहीं कराएंगे? ऐड कराएंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी की जो लिस्ट प्राइस है या रिटेल प्राइस है जो सुजुकी ने लगाई है वो कितनी लगाई है बोलिए? 45। और उसके ऊपर जब टैक्स लगेगा, ठीक, क्या वो सरकार हमें रिफंड कर देगी? नहीं सर, रिफंड नहीं करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? उस टैक्स को उस एसेट की कॉस्ट का क्या बना देंगे बोलिए? पार्ट बना देंगे। इसी तरह से अगर हमने कोई एसेट इंपोर्ट किया, ठीक, तो इंपोर्ट कराने पे हमने क्या पे करनी होती है? ड्यूटीज पे करनी होती हैं, और ड्यूटीज वेरी करती हैं। क्या ये वाली बात समझ रही? अब जो ड्यूटीज हमने पे करनी है उस पीपी को जिसको हमने एक्वायर किया है, क्या वो ड्यूटीज हमें माफ हो जाएंगी या हमने पे करनी है? पे करनी है। तो अगर वो ड्यूटीज माफ हो जाएंगी तो उसका ट्रीटमेंट कुछ बनेगा, और अगर वो ड्यूटीज माफ नहीं होनी तो वो एसेट की कॉस्ट का बोलिए क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और क्या आ जाएंगी इसमें बोलिए? ड्यूटीज क्या हो जाएगा? ऐड, सॉरी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज दोनों क्या हो जाएंगे बोलिए? ऐड। इसमें से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा एक डिस्काउंट जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या नाम देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर परचेज प्राइस। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है?
ट्रेड डिस्काउंट दो तरह का होता है। ट्रेड डिस्काउंट दो तरह का होता है। आप जब गए कोई एसेट खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए, फ्रिज फ्रीजर खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से पूछते हैं भाई कितने का है? उसने बोला सर 1.5 लाख का। आपने बोला कुछ तो इसमें डिस्काउंट करें, हम तो बड़े रेफरेंस के साथ आए हैं और हमें तो आपका बड़ा नाम वगैरह वगैरह, यानी कि उसको आप राजी करने की कोशिश में कि आपको कुछ तो डिस्काउंट दे। ठीक, तो एक चीज जिसको खरीदते वक्त आपने उसके साथ बार्गेनिंग की, उस पर आपको जो डिस्काउंट मिल गया, उस पर जो आपको डिस्काउंट मिल गया, उसको भी हम क्या बोलते हैं? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि बार्गेन डिस्काउंट भी किस में आएगा? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। और अगर हमने कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी है, ठीक, तो उस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको भी हम क्या नाम देते हैं? बोलिए, बल्क परचेज डिस्काउंट। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट भी आज से पहले हम जो जानते थे वो ये कि जब हम कोई चीज बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं उस पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, बल्क परचेज डिस्काउंट। ठीक, और याद है आप लोगों को कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता क्या था? क्या ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में कहीं रिकॉर्ड होता था? नहीं सर, नहीं रिकॉर्ड होता था। तो सर वो कौन सा डिस्काउंट था जिसको हम रिकॉर्ड करते थे? वो था कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। सर उसमें क्या होता था कि आपने अगर किसी को माल बेचा है उधार पे 30 दिन के लिए और आपने उनसे कहा कि भाई साहब अगर आप मुझे 5 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको इतना दूंगा डिस्काउंट। अगर अर्ली पेमेंट रिसीव हो गई तो जो सेलर डिस्काउंट देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। जो सेलर है वो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? डिस्काउंट अलाउ। और जो बायर है वो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट रिसीव। तो हमारे पास बेसिकली डिस्काउंट कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट, जिसके अंदर कितने डिस्काउंट है? दो। और दूसरा कौन सा डिस्काउंट है? बोलिए, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जिसको हम लोग सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं। ये वो डिस्काउंट है जो हमने आज से पहले रिकॉर्ड किया था। याद है कैश बुक बनाते थे तो उसमें रिसीव कॉलम में डिस्काउंट अलाउ आता था, पेमेंट कॉलम में डिस्काउंट रिसीव आता था। तो सर वो कौन सा डिस्काउंट था? वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जिसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। सर वो जो ट्रेड डिस्काउंट है ये क्या है? जब हम लोगों ने एक चीज को खरीदते वक्त बार्गेनिंग हुई, उस पे जो हमें डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में कहीं भी नहीं आना, तो सर क्या करना है उसका ट्रीटमेंट? जो भी इनवॉइस होगी लिस्ट प्राइस में से आपने क्या करना है? उसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपको उस चीज की खरीदते वक्त जो डिस्काउंट दिया गया है उसको हमने क्या नाम दिया? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट एक और तरीके का भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने एक के बजाय हमने 10 आइटम खरीद लिए, उस पर जो हमें डिस्काउंट मिला उसको भी हम क्या बोलेंगे? बोलिए, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास एक होता है बार्गेन डिस्काउंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? बल्क परचेज डिस्काउंट। तो परचेज प्राइस में ये सब कुछ आएगा। डन? अच्छा जी, अब दूसरी बात आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इस कॉस्ट के बारे में जरा बात करते हैं। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एनी आइडिया ये क्या है? ठीक है, यानी कि एसेट को काबिले हालत इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए जो भी कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इसको जरा यूं समझें, हर वो कॉस्ट यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि एसेट को, सुनना जरा मैं स्लो बोल रहा हूं, हर वो कॉस्ट यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि मैनेजमेंट उसको अपनी इंटेंशन के हिसाब से यूज कर सके, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर एक दफा फिर से बोलें, फिर आसान अल्फाज में ही बोलो।
पहले मैं आपकी बात जो आपने बोला था ना वो लोकेशन और कंडीशन में उस वाली बात को उर्दू तर्जुमा कर रहा हूं। हर वो कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो एसेट की बात हो रही है, मतलब पीपी की बात हो रही है, उसको डिजायर्ड लोकेशन में लाने के लिए जिस जगह जाके हमने उस एसेट को रखना है, ठीक, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए, ठीक, जो कॉस्ट लगनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। आई रिपीट, एक ऐसी कॉस्ट जो कि एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ठीक, ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जा सके। चलिए बड़ी लंबी बात होगी लेकिन मैंने बात को तोड़ तोड़ की कि कुछ तो समझ आ गई बात, आसान अल्फाज। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट इनकर होगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने? एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, ठीक, जो कॉस्ट इनकर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। एक और अंदाज, सर ये एसिड है, इसको चालू करने में जितनी भी कॉस्ट लगेगी ना, ठीक, वो भी क्या है, बोलिए, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। बोलो बेटा। अभी हमने बात देखें कर रहे हैं पीपीई की, तो जो भी कॉस्ट लग रही है, जो भी कॉस्ट लग रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि सर एक्सपेंसेस होते कौन कौन से, इसका थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सर व्हाट इज डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। क्लियर हो गई अगली बार? मैं चीजों को जरा स्लो कर रहा हूं और रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग में बात याद हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमें इन चीजों को शायद बार बार पीछे पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे बताइए, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में कुछ नोट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैंने आसान अल्फाज, बड़े लिमिटेड अल्फाज, अबे भाई एसिड है, इसको चालू करने के लिए, ठीक, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन में लाने से पहले, यानी कि जब तक ये कमर्शियली अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन नहीं हो जाती ना, जितना भी खर्चा होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। तो अपने पास उर्दू में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं या अपने हिसाब से जो भी नोट करना चाहते हैं, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट है, एसिड को काबिल, क्या बोला, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी कॉस्ट है, इसको DAC बोलते हैं। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जो कॉस्ट जरूरी है उसको हम लोग डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स अपनी यहां पे नोट डाउन कीजिएगा। हम इन तीन कॉस्ट का एक लेंगे आइडिया, उसके बाद आप देख रहे होंगे हैंडआउट में एग्जाम्पल्स शुरू हो रही हैं। देख सकते हैं आप पेज नंबर, अगर आप जाइए 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8, 9, ठीक, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स। सर इन एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखेंगे, जस्ट फॉर अ सेकेंड, पेज नंबर 5 पे जो एग्जाम्पल है इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो सिर्फ आप। कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सर्वर टू निपॉन, यानी कि जिस कॉस्ट पे हमने उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, सही, मेजर करना है, वो बताइए। इसी तरह से एग्जांपल नंबर जो पेज 6 पे है वो देखिए, वहां भी क्या लिखा है, कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टू द प्लान, ठीक। और इसी तरह से आज के एग्जांपल पेज 7 पे वहां भी देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्लान ऑन इट्स इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? दोबारा से लौट आए इसी जगह पे जहां पे भी हम लोग हैं। सर ये वाला एरिया जरूरी क्यों है जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ये एरिया जरूरी क्यों है? सर हम लोग यहाँ पे पीपीई की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, हमने बोला है ऐसे होगा तो वैसे होगा तो फलाना तो धमाका, ठीक।
बात सारी बुनियादी एक ये आती है कि भाई तुम जिस पीपी की बात कर रहे हो, पहले मेरे प्यारे भाई मुझे ये तो बताओ तुमने उसको अपने पास इनिशियली किस वैल्यू पे मेजर किया है, उसको क्या वैल्यू असाइन की है। अगर तुमने उस पीपी की वैल्यू ही गलत बताइए तो इसका मतलब वो जितनी भी आप अकाउंटिंग आगे करेंगे वो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी अकाउंटिंग क्या होने वाली है, बोलिए गलत होने वाली है। क्योंकि तुमने पीपी को जिस अमाउंट से डेबिट किया वो अमाउंट ही जब गलत तो इसका मतलब आगे के जो भी हिसाब किताब है वो क्या हो जाएगा, गलत। एग्जाम्पल लिखिएगा, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में जल्दी से मुझे बताइए, मैंने भी आपको क्या आसान अल्फाज में बात बताई है। वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। अब सुनिए, अगर मैं एसेट इंपोर्ट कराता हूं, सही है जी, चाइना से, जर्मनी से, सिंगापुर से, तो मुझे बताइए मैंने अपने सप्लायर को क्या करनी होगी, बोलिए पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट करनी होगी उसके लिए इस्तेमाल क्या चैनल होगा, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल होगा। तो बैंक के थ्रू जब पेमेंट की जाएगी तो मैंने क्या खुलवानी होगी, बैंक में जाके एक एलसी खुलवानी होगी जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। और इस चैनल के थ्रू हमारा बैंक जो है वो जो हमारा जर्मन सप्लायर है उसको क्या दे रहा होगा भाई साहब, अगेन भाई साहब एक गारंटी दे रहा होगा कि आपकी जितनी भी पेमेंट है उसकी अदायगी का हमारा बैंक क्या ले रहा है, बोलिए जिम्मेदारी। डन। तो इस तरह की फैसिलिटी जो बैंक एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, तो बैंक क्या इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के हमसे कोई चार्जेस लेगा या नहीं लेगा, लेगा। तो इसका मतलब जो हम एलसी खुलवाएंगे उसके जो चार्जेस हम पे करेंगे क्या ये जरूरी है या नहीं है, जरूरी है। तो अपने पास एग्जांपल लिखिए, एलसी, एल बड़ा डॉट सी कैपिटल में चार्जेस, एलसी चार्जेस। एलसी चार्जेस। अच्छा जी, जब हम एसेट वहां से जर्मनी से पाकिस्तान लेके आएंगे तो उस एसेट की क्या हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो जो कैरेज इनवर्ड बोले या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड बोले या ट्रांसपोर्टेशन बोले, क्या ये कॉस्ट जरूरी है एसेट को वहां से यहां तक लाने के लिए और फिर उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है या नहीं है। दूसरी एग्जांपल लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन स्लैश कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन स्लैश कैरेज इनवर्ड। अच्छा जी, और क्या चीज सर, जब उस एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, जब उस एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, ठीक, यानी कि वो एसेट मेरा हो गया, भले वो जर्मनी की पोर्ट पे क्यों ना पड़ा हुआ हो, लेकिन जर्मन सप्लायर ने बोला भाई मेरा सिर्फ काम क्या था कि जर्मन पोर्ट तक लेके आना, ठीक, बाकी वहां से लेके पाकिस्तान तक लाने में जो भी खतरात हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो हम इस सूरत में क्या करेंगे सर, उस एसेट की क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस। तो इस इंश्योरेंस को हम लोग नाम देते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ठीक। तो ये भी क्या है, एक कंपल्सरी कॉस्ट है या नहीं है, बिल्कुल है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अच्छा जी, चले जी, वो पाकिस्तान आ गया। अब वो जो हमने कस्टम्स वालों से जो उसको क्लियर करवाना है, ठीक, तो इसके लिए हम लोग जो एजेंट हायर करते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो इनको जो हम लोग पे करेंगे अपने एसेट को वहां से क्लियर कराने में, ये कस्टम से क्लियर कराने में, तो आप मुझे बताइए ये जो पे किया जा रहा है ये कंपल्सरी कॉस्ट है या ऑप्शनल है। जब तक क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले को पैसा नहीं देंगे तो वो हमारा एसेट पोर्ट से क्लियर नहीं कराएगा, तो इसका मतलब ये भी कॉस्ट कौन सी है, कंपल्सरी कॉस्ट। क्या नाम लिखा आपने, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कॉस्ट। अच्छा जी, कराची पोर्ट पे वो एसेट आ गया और कराची पोर्ट से हमने ले जाना है उसको मुल्तान मियां चुनो। तब आप मुझे बताइए
कई सारे टोल प्लाजा जो है वो क्रॉस करके जाएगा एसिड, बिल्कुल जाएगा। तो सर हर टोल प्लाजा पे उसकी चुंगी की जो कॉस्ट होती है या जो टैक्सेस होते हैं छोटे मोटे ही सही, लेकिन वो अदा करने पड़ते हैं या नहीं? ठीक, करने पड़ते हैं। उसमें पाकिस्तान के अंदर तो कुछ ऑफिशियल भी होते हैं चार्जेस, कुछ होते हैं अनऑफिशियल। ठीक, जो पे करने हैं उन चार्जेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस, OCTROI, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, OCTROI, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, OCTROI, ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ठीक, अच्छा जी, और कोई एग्जांपल? अच्छा, एसेट हमारे पास आ गया पाकिस्तान, उसको इंस्टॉल कराने के लिए हो सकता है कि हमें फरंगियों की टीम दरकार हो, तो उन फरंगियों को वहां से पाकिस्तान बुलाने का खर्चा, उनका खाना पीना, उनका जो भी रिहाइश का बंदोबस्त है वो कौन करेगा? कंपनी करेगी, यानी कि हम करेंगे। ठीक, उनकी जो खाने पीने का खर्चा, उनकी जो आने की कॉस्ट, ये सब कौन बेयर करेगा? बोलिए, कंपनी बेयर करेगी। तो इस तरह की कॉस्ट को हम लोग नाम क्या देंगे जी? नाम क्या देंगे? एसेट को इंस्टॉल कराने की जो कॉस्ट है हमारी, वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल में इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अच्छा, जिस जगह हमने उस एसेट को इंस्टॉल करना है उस जगह पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस जगह पे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म को बनाने में हमारे मिस्त्री लगा, हमारा इलेक्ट्रिशियन की हमने सहूलियत ली, हमने प्लम्बर वगैरह की सहूलत ली हमने। तो आप मुझे बताइए, जिस जगह पर उस एसेट को करना है आपने इंस्टॉल, जिस जगह पर उस एसेट को रखना है, तो उस जगह की तैयारी के लिए हमने कॉस्ट पे की है। हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हमारा प्लम्बर भी इस्तेमाल हुआ, हमारा मिस्त्री भी, हमारा इलेक्ट्रिशियन भी। तो इस तरह की प्रिपरेशन को हम लोग नाम देते हैं साइट प्रिपरेशन। क्या नाम देंगे? साइट प्रिपरेशन। नोट डाउन कीजिए। अच्छा, पेज नंबर 4 पे एक नजर डालिएगा। और यहां पे आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग पे इनिशियल कॉस्ट में हमारे पास कॉस्ट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन एसेट आर दोज दैट आर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। अब देखिए इसका उर्दू तर्जुमा हमने क्या किया था, अब शायद आपको कुछ समझ आ रही बात। एक ऐसी कॉस्ट, अब इसका उर्दू तर्जुमा कर, एक ऐसी कॉस्ट जो कि एसेट को डिजायर्ड लोकेशन में, डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ताकि मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक, ठीक, या मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक उसको क्या किया जाए, उससे इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ये वाली बात समझ रही? ये अंग्रेजी थी, इसको मैंने ट्रांसलेट किया। फिर इसी बात को मैंने एक और अंदाज से बोला, जो मैंने कई दफा रिपीट किया, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो कौन जो कि जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक, यहाँ पे इसकी गुफ्तगू हो रही है। इसको कैलकुलेट किया जाएगा, बेस करता है कितनी चीजों पे? बोलो, 3। क्या चीज? पहली परचेज प्राइस, दूसरी चीज क्या है, और तीसरी चीज क्या है? मैंने यहाँ पे नाम क्या लिखा है? डिसमेंटलिंग। अब जरा नीचे आइए, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसको जरा पढ़ते हैं। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली नेसेसरी इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट। ठीक है जी, ये बात हो गई। एग्जांपल्स पे जरा आप आइए, एग्जांपल्स पे। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंक्लूड, कुछ चीजें हमने लिख ली हैं और कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन हुई भी हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दी साइट, यानी कि जिस जगह आपने उस एसेट को लाके रखना है तो उस जगह की पूरी तैयारी जो आप कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वायरिंग बिछा रहे हैं, पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, ठीक, ड्रेनेज का इस्तेमाल होगा, उसके लिए पूरा तैयारी कर जा रही है, तो वो किसमें आएगा? साइट प्रिपरेशन। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग,
यानी कि जिस इदारे के थ्रू हमें डिलीवर कराया जा रहा है वो हमसे क्या ले रहा होगा, बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले रहा होगा, और उसकी जो हैंडलिंग होगी उसकी भी अगर वो हमसे पैसे ले रहा है तो वो भी किस में आएगा, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, उसकी असेंबलिंग हो रही है, और वो जो कंसल्टेंट हम लोगों ने हायर किए हुए हैं उनको जो पे किया जा रहा होगा, ठीक, वो भी किस में आएगा, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में। और तो और अब चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है अपने पास आप लिख लीजिए प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। एग्जाम्पल लिखिएगा अपने पास, वही जो लिख रहे थे ना आप, जो इंस्टॉलेशन वगैरह था उसके आगे कॉमा डाल के लिखिए प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ब्रैकेट खोलिए, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, ब्रैकेट खोलिए, नेट ऑफ सेल्स प्रोसीड्स, नेट ऑफ सेल प्रोसीड, नेट ऑफ सेल प्रोसीड। सर इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे केएनएस में एक लेके आए थे जनरेटर, ठीक, जनरेटर लेके आ गए हम लोग, बेटा बात सुनो, हमने क्या किया कि सारी वायरिंग शायरिंग बिछा दी, पूरा एक केज बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक। क्या हम डायरेक्टली लोड डाल देंगे उसके ऊपर या कुछ टाइम के लिए टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। उसकी टेस्टिंग के लिए क्या पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल होगा, होगा, सही है जी, पेट्रोल का इस्तेमाल होगा। वही जब पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, आप मुझे बताइए क्या ये एक्सपेंस जरूरी है या नहीं है, यानी कि जनरेटर पे एक्चुअल लोड डालने से पहले, सही है, एक्चुअल में उसको इस्तेमाल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना होगा तो वो शुरू में ही दिख जाएगा, तो फिर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर करा के, ठीक, मॉडिफिकेशन कर करा के उसको उस हालत में ले आएंगे जिसका हम लोग एक्चुअल में यूजेज चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए वो जो पेट्रोल है जो लगा जनरेटर को टेस्ट रन करते वक्त, तो वो पेट्रोल की कॉस्ट क्या एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बोले, बनना चाहिए। अब जी जनरेटर जो है वो कमर्शियली अवेलेबल हो गया, अब उसके ऊपर लोड डाला जा सकता है। अब जो पेट्रोल आएगा वो कौन सा एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो इनिशियल टेस्टिंग के वक्त पेट्रोल इस्तेमाल हुआ या और लोगों की जो सहूलत जो हमने इस्तेमाल की, ठीक, वो किस में आ रहा होगा हमारे पास, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में कितनी तरह की कॉस्ट आनी है, तीन। एक कौन सी, ठीक, परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या आना है, जो भी उस एसेट की लिस्ट प्राइस है, रिटेल प्राइस होगी, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कराना है, नॉन रिफंडेबल जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज हैं वो ऐड करानी है, और माइनस क्या कराना है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितने तरह के, एक होगा मार्केट डिस्काउंट, दूसरा होगा बल्क परचेज डिस्काउंट। डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट जो कि एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, ठीक। अच्छा जी, इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास, हमने बात की कि सर हम लोग कैलसी खुलवा रहे हैं, उसके चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, इंस्टॉलेशन के चार्जेस, और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के चार्जेस, ऑक्ट्रॉय चार्जेस आ गए, और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे पास आ गए, साइट प्रिपरेशन के चार्जेस आ गए हमारे पास। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग यानी कि प्रोडक्शन करने से पहले उस एसिड की क्या की जा रही है, टेस्टिंग, इसको हमने नाम क्या दिया, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। अब सुनिए, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर लिया, अवेलेबल फॉर यूज अभी नहीं आया क्योंकि इसके ऊपर अभी क्या की जा रही है, टेस्टिंग। हमने कुछ सैंपल्स बनाए, उन सैंपल्स को बनाने में हमारी 100 रुपए की लग गई कॉस्ट, और वो जो सैंपल्स हमारे पास बने उन पे 100 रुपए की कॉस्ट लग गई। अब आप मुझे बताओ ये जो 100 रुपए की कॉस्ट लग रही है क्या एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बोले, बनना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा सिनेरियो, 100 रुपए की कॉस्ट लगी और वो सैंपल हमने मार्केट में जाके 80 रुपए के बेच दिए, तो अब आप मुझे बताइए पीपीई की कॉस्ट में 100 आएगा, 80 आएगा या 20 आएगा, बोलिए। 100 का खर्चा हुआ, सही है जी, और 80 हमारे पास आ गए, यानी कि कॉस्ट में से मैं सेल्स को क्या करना हूं, माइनस। तो कॉस्ट है, बोलो, 100, 80 क्या है उसकी सेल्स, तो मेरे पास जो नेट अमाउंट आया वो कितना है, 20। तो इसका मतलब मैं एसिड की कॉस्ट में 100 ऐड नहीं करूंगा, 80 लेस नहीं करूंगा,
कितना ऐड किया जाएगा बोलिए? 20। क्या ये वाली बात समझ आई? इसको उलट देता हूं। सर 100 का खर्चा हुआ और मैंने उन सैंपल्स को 130 में बेच दिया, 130 में बेच दिया। तो अब आप मुझे बताइए एसिड की कॉस्ट में, ठीक, कोई ना कोई चीज तो आनी है। 100 आना है, 130 आना है, या 30 आना है? बोलो 30। कितना आना है? 30 आना है। कैसे 30 आना है सर? 100 की चीज से 130 में बेची, तो ये जो 30 है एसिड की कॉस्ट में प्लस नहीं होगा, एसिड की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस। मैं रिपीट करता हूं सर, एसिड की इंस्टॉलेशन जब हो रही थी तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने उसका टेस्ट रन किया। टेस्ट रन पे अज्यूम में कितना खर्चा आया? 100 का, ठीक। केस 1 100 का खर्चा आया और वो जो हमारे पास सैंपल्स बने उसको हमने 80 में बेच दिया। या एक काम करते हैं, 100 के सैंपल्स, 100 के हमारे पास सैंपल बने, हमने ऐसे ही दे दी, फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए। तो आप मुझे बताइए केस 1 में एसिड की कॉस्ट में कितना ऐड होगा? 100। दूसरा केस, बेटा बात समझ आई? दूसरा केस, सर 100 के सैंपल बने, 80 में बेच दिए, तो बताइए एसिड की कॉस्ट में कितना प्लस होगा? 20। तीसरा सिनेरियो, सर 100 के सैंपल्स बने, 100 की कॉस्ट आई और हमने 130 में बेच दिए। तब आप मुझे बताइए ये जो 30 का जो डिफरेंस आ रहा है ये एसिड की कॉस्ट में प्लस नहीं होगा, एसिड की कॉस्ट को बढ़ाएगा नहीं, एसिड की कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, that the acid is functioning correctly net of any proceed made from the sale of item produced during testing। क्या ये वाली बात समझ आई? नेट ऑफ करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, अब आ रहा है costs that are not directly attributable in bringing the acid to a location and condition that enable it to be used as intended by the management are not included in the cost of the acid। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या लिख रहा है? कौन सी ऊपर कौन सी एग्जाम्पल है? ओ भाई वो एग्जाम्पल जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में फॉल करती है, और वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में नहीं आएंगे, है वो कॉस्ट, लेकिन एसिड की कॉस्ट का पार्ट वो नहीं बनेगा। अब सुनिए, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के भाई हमने ये चीज बनाई है जैसे मार्केट में किसी के पास नहीं है, ओ भाई इसका ताल्लुक एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी नहीं है। ये तो एसिड एक तैयार हो गया, प्रोडक्ट बन गई, अब उसको क्या किया जा रहा है? प्रोडक्ट को मार्केट, ठीक। ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? हमारे पास एसिड आ गया, हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई इस मशीन को यूं करना है तो यूं करना है, उसको ट्रेनिंग के लिए हमने बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए, ये ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया। अब आप मुझे बताइए खर्चा तो हो रहा है, क्या ये खर्चा एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? सोच के बताइए, एसिड की कॉस्ट का ये पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? यानी कि मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा हूं कि भाई आपने इक्विपमेंट ऐसे इस्तेमाल करना है, मशीनरी ऐसे इस्तेमाल करनी है, नहीं आता तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, बंदे बुलाएंगे या हम आपको भेजेंगे बाहर। खर्चा तो हो रहा है कंपनी का। क्या ये कॉस्ट जो ट्रेनिंग पे खर्च हो रही है हमारी, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलिए। हाँ, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्रोडक्ट एक ऐसा बड़ा जबरदस्त सा जवाब मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो मुझे दीजिए। कुछ लोगों ने बोला रेवेन्यू एक्सपेंस है, कुछ लोगों ने बोला सर एसिड तो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी हमने स्टाफ को तो ट्रेन करना पड़ेगा। तो नजर तो ये आ रहा है, अगर बंदा ट्रेन नहीं है तो अनाड़ी बंदा जो उसने तो गाड़ी जाके ठोक ही देनी है, तो उसका मतलब बंदे को ट्रेन करना जरूरी है। सर तो सीधा वो प्रोडक्शन के अंदर उसको लगाने से पहले सर वो प्रोडक्ट पे नहीं ना खर्च हो रहा, वो स्टाफ पे हो रहा है। फरहान कहते हैं सर वो एसिड पे खर्च नहीं हो रहा, वो तो स्टाफ पे हो रहा है। सर स्टाफ को अगर ट्रेन नहीं करते तो एटलीस्ट मशीनरी तो अवेलेबल है ना यूजेज के लिए। अब यहाँ पे बात को मैं यूं कंक्लूड करूं, अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा तो मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, अदरवाइज डमी के तौर पे पड़ेगी। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बनाते? आप लोगों ने अपने थोड़े बहुत जवाब दिए। क्या उस स्टाफ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक, हम अभी क्या बोल रहे हैं, क्या कॉस्ट को एसिड की
कॉस्ट का पीपी की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? सर पीपी की कॉस्ट का पार्ट बनाना ही नहीं बनाना। इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, एसेट की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो टर्म है वो क्या है? एसेट एक रिसोर्स है, ठीक, जिस पे बिल्कुल याद करें पीआरसी में शुरू में बात की थी, एसेट एक कमाने का जरिया है जिस पे हमारा क्या है, बोलिए, कंट्रोल। अब पॉइंट जरा यहां से पिक करना, वो जो स्टाफ को ट्रेनिंग आप दे रहे हो, क्या वो स्टाफ पे आपका कंट्रोल है या नहीं? नहीं। ये वाली बात समझिए सर, आसान सी बात है। स्टाफ को ट्रेनिंग दी, लाखों रुपया खर्च हो गया, सर उस स्टाफ पे तो आपका कंट्रोल नहीं है। जब उस स्टाफ पे कंट्रोल नहीं है तो उसका मतलब सर ये तो एसेट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि इसको मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं? आप लोगों ने जो जवाब दिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए जवाब दिए, लेकिन इसका एक बुनियादी जवाब क्या है कि भाई जब स्टाफ पे कंट्रोल ही नहीं है तो कंट्रोल नहीं है तो सर वो एसेट तो है ही नहीं। जब फिर हम क्या प्लस करें क्या माइनस, इसका मतलब स्टाफ ट्रेनिंग विल नॉट बी एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट। इसका मतलब स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज द न्यूली एक्वायर्ड मशीन। फिर यहाँ पे एक और नोट करके बात लिखी हुई है कि एडमिन कॉस्ट जो है उसका नॉर्मल रूल क्या है कि हम लोग उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, लेकिन एडमिन कॉस्ट के बारे में वो बोल रहे हैं कि उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है कब? जब स्पेसिफिकली क्या हुआ वो बोले मेंशन हुआ वो। आगे जरा बढ़िए जल्दी से, कॉस्ट दैट वर नॉट नेसेसरी इन ब्रिंगिंग द एसेट, ठीक। अब यहां पे देखो एग्जांपल दे रहा है, कॉस्ट दैट वर नॉट नेसेसरी इन ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन दैट enable it to be used as intended by management are not included in the cost of the asset। यानी कि ये कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। सर फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी एक्वायर की, इंस्टॉल भी कर ली, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकी ही नहीं, हमारा एबनॉर्मल किस्म का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया। अब मुझे बताइए एबनॉर्मल किस्म का वेस्टेज हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इस लॉस का ताल्लुक एसेट की कॉस्ट से है या नहीं? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। इसी तरह से सर अगर हम एक जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और वो पार्किंग एरिया कुछ वक्त के लिए हम लोगों ने किसी को अलॉट कर दिया कि भाई ठीक है 6 महीने तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, हम पार्किंग एरिया को अलॉट कर रहे हैं और हम आपसे जो है महीने का इतने रकम लेंगे, तो मुझे बताइए वो जो रकम हम ले रहे होंगे, ऐसा होता है ना कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई होती, जगह मिली हुई तो पार्किंग शुरू हुई, या कोई ठिये वाले लगा रहे हैं ठिया, या कोई बाजार वगैरह लग रहे हैं, और कुछ अर्से बाद क्या होता है ठेलिए वाले आके पूरी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि भाई और लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ओन प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम इंसिडेंटल ऑपरेशन अकरिंग बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एग्जांपल, यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमने गाड़ी पार्क करने की जगह अलॉट कर दी है। इसी तरह से वो और बोल रहा है कॉस्ट दैट आर इनकर्ड आफ्टर द एसेट इज ब्रॉट टू अ लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक। एग्जाम्पल क्या दे, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। बस एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा, यानी कि एक दफा फॉर एग्जांपल मैंने एसेट को एक जगह इंस्टॉल करके, अच्छा ये सारे पॉइंट्स इसलिए जरूरी हैं, एक दफा आपकी नजरों के सामने से गुजरना इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी हम जो सवाल का सामना करेंगे उसमें क्या होगा, हमने सवाल क्या किया है, ये भाई ये सारे खर्चे हुए, बताओ कौन सा खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बेसिकली अभी हमारा जो मकसद है ये सारे डिस्कशन का, वो क्या मकसद है, ये चीज को पहचानना कि क्या चीज एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने से गुजर रही हैं, इसमें से कोई ऐसी एग्जांपल जो आप पढ़ रहे हैं और नजर आ रहा है कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं, आपको समझ नहीं आ रही बात, वो आप उससे पूछेंगे इंशाल्लाह उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एरिया शुरू होता है वो कौन सा है, बोलिए, डिसमेंटलिंग का। इस एरिया पे इंशाल्लाह हम लोग कल से बात शुरू करें, कल से इसकी बात शुरू करें डिसमेंटलिंग की, बोले, क्योंकि इस पे अगर डिस्कशन शुरू करेंगे तो आपकी अगली क्लास कितने बजे? 1:30 बजे। कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल एरिया जो है वो शुरू हो जाना है, और उसके बाद समझे तीसरी क्लास सिवाय न्यूमेरिकल, चौथी, पांचवी, छठी से लेके जितनी भी क्लासेस हैं 16 की, उसमें थ्योरी भी चलेगी और नंबर्स का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। थ्योरी तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने वो नंबर्स लिख दिए और कोई बात नहीं की, थ्योरी भी होगी और नंबर्स दोनों का इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा। तभी फिलहाल आपने कोई भी काम को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, बस ये हैंडआउट आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग की और
घर जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। एडमिन कॉस्ट से वो तब ऐड करेंगे जब हमें बोला जाएगा। एडमिन कॉस्ट को उस वक्त ऐड किया जाएगा जब वो बता रहा होगा कि ये एडमिन कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिकली पेशेंट को बनाना इस वजह से लग रही है, स्पेसिफिकली अगर लग रही है, ठीक। अगर वो पीपी इंस्टॉल नहीं हो रहा होता तो ये एडमिन कॉस्ट लगती ही नहीं, ठीक। अगर लगती ही नहीं, समझ आ रही बात। अब वो इंस्टॉलेशन हो रही है तो हमारा अमला जो है खास के हमने और अमला अरेंज किया है, ठीक। उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो एक्चुअली कॉस्ट का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, ठीक है बेटा। सर सॉफ्ट कॉपी दे दें हैंड आउट की यार, तो आप लोग के पास ग्रुप में शेयर तो हो गया होगा ना। हम बहरहाल आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ग्रुप में शेयर कर दिया था मिस निमरा ने। अल्लाह हाफ़िज़।